हेलो गाइस, दिस इज शिवम हियर। आई होप कि आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि अब जेईई मेन अटेम्प्ट 2 बहुत पास आता जा रहा है। तो प्लीज़ अच्छे से पढ़ाई करो। आपको कोई कुछ भी बोले कि पूरे दिन पढ़ता रहता है, किताबों में डूबा रहता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पढ़ने पे ध्यान दो, सफलता ऑटोमेटिक आपका शोर मचा ही देगी। मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। आपने बम्बू के पेड़ तो देखे होंगे, बहुत लंबे लंबे 90-90 फीट के होते हैं। जब हम बेम्बू की खेती करते हैं तो वहाँ पर उस ज़मीन के ऊपर 5 साल तक कुछ नहीं होता। 5 साल तक वहाँ पर बेम्बू का नामो निशान नहीं होता। लेकिन 5 साल के बाद विदिन 6 वीक्स यानी कि 1.5 महीने के अंदर अंदर वहाँ पर 90-90 फीट के ऊपर बेम्बू आ जाते हैं। मतलब क्या हुआ, 5 साल तक वो बेम्बू क्या कर रहा था ज़मीन के अंदर? वो अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था। 5 साल तक उसने अपनी जड़ें अंदर मजबूत की और 1.5 महीने के अंदर अंदर उसकी सफलता ने उसका शोर मचा दिया। तो अभी जो आप पढ़ाई कर रहे हो, शांति से झुककर बस अपने काम में लगे हुए हो, तो लगे रहो। सफलता शोर जरूर मचाएगी, विश्वास रखो अपने आप पर। तो शुरू करते हैं आज आगाज सीरीज में। नेक्स्ट चैप्टर जो है अल्टरनेटिंग करंट, बहुत ही आसान चैप्टर है और आसानी से कंप्लीट हो सकता है। सिंपल फॉर्मूले, बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं और इसके 2021 के क्वेश्चंस करेंगे, जिससे कि आपको पता लग जाएगा क्वेश्चन कैसे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर अल्टरनेटिंग करंट। सबसे पहला टॉपिक हमारा यहाँ पर अल्टरनेटिंग करंट में है कि इलेक्ट्रिक करंट दैट रिपीटेडली चेंजेस और रिवर्स इट्स डायरेक्शन, दैट्स कॉल्ड द अल्टरनेटिंग करंट। ऐसी करंट जो अपनी डायरेक्शन को चेंज करे, जैसे कि ये साइन ग्राफ हो गया, ये अपनी डायरेक्शन क्या करता है, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव करता है, तो इसको क्या बोलते हैं हम? अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। इसका सिंबल क्या होता है? सिंपली ये वाला होता है। इसको एसी से भी बोल सकते हैं, अल्टरनेटिंग करंट सिंपल। इसमें जो डाटा होता है वो होता है 220 वोल्ट एंड फ्रीक्वेंसी होती है इसकी 50 हर्ट्ज। और जहां हम डीसी की बात करें वो होती है डायरेक्ट करंट, जो हम बैटरीज वगैरह में पढ़ते हैं। इसका सिंबल तो हम आसानी से जानते ही हैं, बैटरी वाला सिंबल है। अब यहाँ पर जो वैल्यू गिवन होती है 220 वोल्ट, वो क्या होती है? तो वो होती है हमारी ERMS वैल्यू, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ RMS। RMS मतलब कि रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज, जिसका नाम है जो यहाँ पर 220 वोल्ट हमें गिवन होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है? ERMS, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें एवरेज की, कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इन AC एवरेज में क्या होगा, तो हम जानते हैं कि इसकी क्या होती है? डायरेक्शन चेंज होती है। तो एक साइकिल की बात करें तो एक साइकिल मतलब ये पूरा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, पॉजिटिव ने नेगेटिव को कट कर दिया तो एवरेज कितना हो गया? यहाँ पर 0 हो गया। लेकिन अगर बात करी जाए सिर्फ और सिर्फ हाफ साइकिल की, मतलब इस वाले साइकिल की बात करें ओनली, तो उसकी वैल्यू होती है यहाँ पर 2E0/पाई। अब यहाँ पर ई नोट क्या है? तो ई नोट हमारी होती है पीक वैल्यू। पीक वैल्यू यानी कि वो वैल्यू जो मैक्सिमम गई हो, और मैक्सिमम लगभग यहाँ पर जाती है 311 वोल्ट के आसपास। तो मैक्सिमम वैल्यू होती है पीक, हमें उसको यूज वैसे नहीं होती है, तो इसको बोलते हैं हम पीक वैल्यू। और अगर यहाँ पर ERMS की वैल्यू पूछ ले, जिसका सिंबल बेसिकली इस तरीके से होता है, स्क्वायर देन मीन देन रूट, उल्टा चलना होता है। स्क्वायर किया फिर मीन निकाला देन रूट निकाला, तो उसकी वैल्यू आती है E0/√2। सिंपल याद रखना, डायरेक्ट यूज करने को एग्जाम में आएगा, आंसर फॉर्मूला याद होगा, आंसर पुट किया आपका आंसर आ जाएगा ऑटोमेटिक वहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं हम आई एवरेज। आई एवरेज में भी सेम केस है, जैसा ई है वैसी क्या हो जाएगी? आई भी हो जाएगी। तो यहाँ पर आई एवरेज क्या हो गया? 0। और हाफ साइकिल के लिए क्या हो जाएगा? सिंपली 2I0/पाई हो जाएगा। एंड यहाँ पर IRMS की बात करें तो I0/√2 हो जाएगा, वेयर I0 इज द पीक वैल्यू। जैसे E0 क्या थी? पीक वैल्यू, वैसे I0 हमारी क्या है? यहाँ पर पीक वैल्यू है। नेक्स्ट यहाँ पर है फॉर एनर्जी कैलकुलेशन। ध्यान रखो, एनर्जी के केस में हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर I²RT होता है, तो यहाँ पर IRMS²RT करना है, बाकी सब कुछ सेम रहने वाला है, जैसे हमने पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं अलग अलग टाइप के हम सर्किट देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। ये सर्किट में AC सोर्स लगा हुआ है, उसमें सिर्फ और सिर्फ हमने क्या लगा रखा है? प्योरली रेजिस्टेंस लगाया हुआ है। अब यहाँ पर E क्या है? यहाँ पर चेंजेबल है, E0 sin ωt, जिसकी डायरेक्शन क्या हो रही है? हमेशा टाइम के साथ चेंज होती जा रही है। और हम जानते हैं ओम लॉ से V इज इक्वल टू क्या होता है? IR होता है। तो I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? V/R, और V की वैल्यू हमें ये वाली गिवन है, तो V/R, तो I की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दो, जब हमारे पास E था तो E0 sin ωt, और जब I आया तो वो भी कितना है? sin ωt, मतलब दोनों का फेज क्या है? सेम है। तो यहाँ पर E एंड I आर इन सेम फेज इन द केस ऑफ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। इतना सा हमें यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना है। नेक्स्ट केस लेते हैं हम प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, जहां पर हम क्या कर रहे हैं? AC सोर्स में कैपेसिटेंस C ऐड कर रहे हैं। अब क्या होगा? यहाँ पर हम I निकालेंगे तो I इज इक्वल टू आएगा I0 sin ωt प्लस π/2। करंट यहाँ पर EMF जो है sin ωt है, और करंट आएगी ωt प्लस π/2, यानी कि इसमें करंट आगे रहेगी, लीड करेगी कितने से? π/2 से।
तो फेज एंगल कितना है दोनों के बीच में करंट और पोटेंशियल में, यहाँ पर π/2 हो जाएगा। और एक रिलेशन होल्ड करेगा जो I नोट इक्वल टू एप्सिलॉन नोट बाय x नोट होगा, सॉरी xc होगा, वेर xc इज द 1/c ओमेगा कैपेसिटिव रिएक्टेंस इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसको हम यहाँ पर रेजिस्टेंस के फॉर्म में यूज कर सकते हैं। इसकी वैल्यू होती है 1/c ओमेगा। और यहाँ बोल रहा है करंट लीडिंग विथ एंगल π/2। यहाँ पर करंट वोल्टेज से कितनी आगे है? π/2 एंगल यहाँ पर आगे रहेगी। यहाँ पर इसका रिलेशन का बहुत ध्यान रखना है, ये वाला सिर्फ और सिर्फ पीक वैल्यूज के लिए ही होल्ड करेगा। यहाँ पर जैसे ये बना रखा है पीक वैल्यू के लिए, लेकिन यहाँ पर अगर टाइम के साथ वेरिएबल कराया जाए IT इक्वल टू ET/XC तो ये होल्ड नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर I और E में फेज डिफरेंस आ रहा है जो कभी कभी ही सेम फेज में होंगे। तो हमेशा ध्यान रखें कि पीक वैल्यू के टाइम पर ही हमें इसको सेटिस्फाई कराना है। तो I नोट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नोट बाय XC। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट है यहाँ पर प्योरली इंडक्टिव। हमने क्या किया कि इंडक्टर को लगा दिया AC के साथ, करंट फ्लो हो रही थी I इज इक्वल टू I नोट साइन ओमेगा टी, और जब सोल्व करके देखा E के लिए तो E आया E नोट साइन ओमेगा टी प्लस π/2। यहाँ पर दोनों का फेज देखा जाए तो यहाँ पर वोल्टेज जो है π/2 से लीड कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पर E नोट की जो वैल्यू है वो हो जाएगी IR के टर्म्स में लिखे तो I नोट XL, यहाँ पर XL आएगा रेजिस्टेंस के फॉर्म में, जिसकी वैल्यू यहाँ पर होती है L ओमेगा, जो हमें डायरेक्ट याद होनी चाहिए। एंड I नोट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नोट बाय XL सिर्फ और सिर्फ पीक वैल्यू के लिए यहाँ पर होल्ड करेगा। और यहाँ पर वोल्टेज हमारा लीड करेगा करंट से कितना? π/2। तो वोल्टेज लीडिंग विथ एंगल कितना? π/2। जब कैपेसिटिव की बात करेंगे तो करंट लीड करेगी, जब इंडक्टर की बात करेंगे तो वोल्टेज लीड करेगा। खत्म बस। अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं दो दो के पेयर्स में। पहले हमने क्या पढ़ा? R, देन यहाँ पर C, देन L पढ़ा। अब पढ़ेंगे हम RC सर्किट। R और C को हम कंबाइन करेंगे। तो देखो जैसे यहाँ पर R और C को मिक्स कर दिया, इसके अकॉर्डिंग पोटेंशियल VR आया, इसके अकॉर्डिंग VC आया। तो यहाँ पर नेट पोटेंशियल कितना हो गया? VR प्लस VC किया। इसको जब सोल्व करते हैं तो आंसर आता है E इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी माइनस अल्फा। देखो यहाँ पर करंट साइन ओमेगा टी है और यहाँ पर वोल्टेज ओमेगा टी माइनस अल्फा है। वोल्टेज हमेशा लैग करता है इन द केस ऑफ कैपेसिटेंस। जब प्योरली था तो 90 से किया, अब R के साथ जुड़ चुका है तो किसी एंगल से कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हम जानते हैं कि करंट और वोल्टेज इन द केस ऑफ रेजिस्टेंस सेम फेज में होते हैं। तो यहाँ पर अगर करंट हो और यहीं पर वोल्टेज हो रेजिस्टेंस का, तो दोनों सेम फेज में होंगे। और इस करंट से जिसका वोल्टेज क्या करेगा? π/2 लैग करता है किसका? कैपेसिटिव का। तो कैपेसिटिव का रेजिस्टेंस यहाँ पर वोल्टेज क्या कर देगा? I नोट XC, V इज इक्वल टू IR होता है, तो यहाँ पर π/2 से लैग कर गया। अब इन दोनों I नोट R और I नोट XC का जब हमने रिजल्टेंट निकाला तो उस कंडीशन में क्या आया? I नोट अंडर में R स्क्वायर प्लस XC का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब नेट यहाँ पर वोल्टेज ये आया जिसकी वैल्यू ये थी एप्सिलॉन नोट। तो यहाँ पर हमने I नोट और इस वाली पूरी को टर्म को क्या नाम दे दिया? Z नाम दे दिया। इसको क्या नाम दे दिया? Z नाम दे दिया। तो Z इक्वल टू आ गया रूट में R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। इसका नाम दे दिया इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। सिंपल नाम है इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। क्वेश्चन में भी ऐसा ही लिखा हुआ है कि इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट इज दिस। ठीक है, तो आप समझ जाओगे देखते ही वहाँ पर। अब यहाँ पर अल्फा की बात करी जाए एंगल, तो ये एंगल क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखो इसको, ये लेंथ कितनी है? ये है I नोट XC, मतलब कि XC/R ओनली। XC/R, I नोट से I नोट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर अल्फा का फॉर्मूला भी सिंपली निकल सकता है। और एक और चीज़, यहाँ पर भी ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ पीक वैल्यूज के लिए ही एग्जिस्ट करेगा। I नोट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नोट बाय Z। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर हमने क्या देखा? हमने I देखी, I इक्वल टू I नोट साइन ओमेगा टी, और यहाँ पर E देखा, E नोट साइन ओमेगा टी माइनस अल्फा। यानी कि इसमें क्या आ रहा था? लेग आ रहा था। यानी कि करंट लीड करेगी यहाँ पर कितने एंगल से? अल्फा एंगल से। करंट लीडिंग विथ एंगल अल्फा इन द केस ऑफ RC सर्किट। तो बेसिक फॉर्मूला हमें यहाँ पर थोड़े से ध्यान होने चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर पावर इन AC सप्लाई। AC में किस तरीके से पावर को डिफाइन कर सकते हैं? तो पावर का फॉर्मूला सिंपली यहाँ P एवरेज होता है VRMS IRMS cos फाई। सिंपल ध्यान रखना है। cos फाई यहाँ पर क्या है? cos फाई इज द यहाँ पर पावर फैक्टर, जिसकी वैल्यू क्या होती है? R/Z होती है। अगर किसी कारणवश यहाँ पर फाई इक्वल टू 90 हो जाए, फाई 90 यानी cos 90 होता है 0, तो यहाँ पर पावर क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। और उसको क्या बोलते हैं? देन करंट इन द सर्किट इज वॉटलेस करंट। जो करंट फ्लो होगी सर्किट में उसको नाम दे दिया कि वॉटलेस करंट है, क्योंकि यहाँ पावर तो बिल्कुल 0 हो गई। अब यहाँ पर एंड दिस इज पॉसिबल व्हेन R इक्वल टू 0। ऐसा पॉसिबल कब होगा? जब हमारा रेजिस्टेंस वहाँ पर 0 हो जाएगा, प्योरली इंडक्टिव हो जाए या फिर प्योरली कैपेसिटी हो जाए, तो हम वो केस वहाँ पर देख सकते हैं।
नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं हम एल आर सर्किट। एल आर सर्किट मतलब क्या, एल और आर को यहाँ पर ज्वाइन कर दिया, यहाँ पर आर यहाँ पर एल, जिससे नेट पोटेंशियल निकाला, निकालने का पता लगा कि इज इक्वल टू इनोट साइन ओमेगा टी प्लस एल्फा आ रहा है। मैंने जब भी बोला है आपको एल आएगा तो वोल्टेज लीड करेगा, जब भी सी आएगा तो करंट लीड करेगा। तो यहाँ पर देखो करंट ये थी और वोल्टेज कितना है प्लस एल्फा, यानी कि यहाँ पर क्या लीड कर रहा है, यहाँ पर वोल्टेज लीड कर रहा है। और वहीं पर यही काम करना है, यहाँ पर करंट देखे या फिर वोल्टेज देखे रेजिस्टेंस के क्रॉस, तो सेम फेज में है। लेकिन अगर बात करी जाए इंडक्टर की तो वो करंट से 90 डिग्री का फेज लेके चलता है, तो ये रहा फेज उसका आई नॉट एक्सएल। अब क्या करना था, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना था, जिसकी वैल्यू ये आ जाएगी, और यहाँ वाला इस वाले को हमने जेड नाम दे दिया अगेन। तो यहाँ जेड की वैल्यू क्या हुई, √r स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। इसको भी बोलते हैं इंपीडेंस ऑफ द सर्किट, और अल्फा इज इक्वल टू अगेन 10 इनवर्स एक्सएल बाय आर एंड आई नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाय जेड। बिल्कुल सेम ये भी रिलेशन होल्ड कर जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा एल आर भी बिल्कुल कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट यहाँ पर एक और चीज़ बच गई, जैसे देखो यहाँ पर V और I में ग्राफ बनाया हुआ है, तो V यानी कि L है, तो वोल्टेज यहाँ पर लीड करेगा कितने एंगल से, अल्फा एंगल से। तो वोल्टेज लीडिंग विद द एंगल अल्फा इन द केस ऑफ LR सर्किट। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं हम LC सर्किट। बहुत सिंपल सर्किट L और C, सिंपल एक L लगाया, सिंपल एक C लगाया, ये बन गया हमारा LC सर्किट। यहाँ पर रेजिस्टेंस तो है ही नहीं, तो यहाँ वाली वोल्टेज तो आएगी नहीं, तो या तो सिर्फ XL आएगा करंट के रेस्पेक्ट में, या फिर XC आएगा। अब यहाँ पर अगर मेरा XL ज़्यादा हो जाएगा तो XL माइनस XC वैल्यू आएगी Z की, XL माइनस XC। तो XL ज़्यादा है, जहाँ L ज़्यादा वहाँ पर वोल्टेज लीड कर जाएगा, तो करंट से यहाँ पर वोल्टेज π/2 क्या कर जाएगा, लीड कर जाएगा, सिंपल। और अगर मेरा XC ज़्यादा हो जाए तो Z XC माइनस XL हो जाएगा, और हम जानते हैं जहाँ XC ज़्यादा है वहाँ पर करंट लीड कर जाएगा कितने एंगल से, π/2 एंगल से। तो ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट था जो कंप्लीट हुआ। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आती है हमारे पास यहाँ पर LC ऑसिलेशन। LC ऑसिलेशन क्या होता है कि इसकी फ्रीक्वेंसी होती है यहाँ पर ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC, डायरेक्ट इसको याद रखना है। और फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में, ये तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो गई, सिंपल नॉर्मल फ्रीक्वेंसी की बात करी जाए तो 1/2π√LC इसको हम याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये LR सर्किट बिल्कुल कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम देखते हैं हम LCR सर्किट। जब तीनों को हमने मिक्स कर दिया तो क्या क्या हमको स्पेसिफिकेशंस देखने को मिलेगी वो देखते हैं। तीनों को मिक्स कर दिया, यहाँ पर L लगाया, यहाँ C लगाया, और यहाँ पर हमने R लगा दिया। तो देखो यहाँ पर करंट फ्लो होगी I0, तो यहाँ पर वोल्टेज कितना आएगा रेजिस्टेंस के अक्रॉस I0R, यहाँ पर I0 XL अक्रॉस किसके, XL के, और यहाँ पर I0 XC किसके, XC के। तो यहाँ पर तीनों के वोल्टेज हमने यहाँ पर पुट कर दिए। अब यहाँ पर देखो फिर से वही कंडीशन लगाओ कि अगर मेरा XL ज़्यादा हो जाए तो वहाँ पर क्या होगा, XL माइनस XC लिखेंगे, यहाँ पर रेजिस्टेंस R भी रहेगा, तो नेट कितना है हमारे पास Z R स्क्वायर प्लस रूट में XL माइनस XC का होल स्क्वायर। तो रूट में R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर हमारा क्या टोटल यहाँ पर Z आ गया। अब क्योंकि यहाँ पर L ज़्यादा है तो सिंपल सी बात है वोल्टेज लीड कर जाएगा कितने एंगल से, अल्फा से, क्योंकि दो दो के पेयर्स या तीन तीन के पेयर्स यहाँ पर बन रहे हैं। और अगर मेरा XC ज़्यादा है तो यहाँ पर क्या होगा, वोल्टेज लेग कर जाएगा कितने एंगल से, यहाँ पर π/2 से। रिजल्टेंट निकालेंगे तो अल्फा एंगल का लेग आएगा इस तरीके से, और ये वैल्यू Z की इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो दोनों ही केस में वैल्यू देखो बिल्कुल Z की सेम ही आनी है। और यहाँ पर बस इतना ध्यान रखना है कि करंट लीड कर जाएगा कितने एंगल से, अल्फा एंगल से। तो यहाँ पर बेसिक फॉर्मूला ही हमें याद रखने चाहिए, और बाकी तो आसानी से क्वेश्चन हमारे बन जाएंगे जो हम करके भी देखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर देखो अल्फा निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा, सिंपली यही वाला दिस एंड दिस। तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी फिलहाल के लिए, XL माइनस XC या XC माइनस XL, हमने मोड लगा दिया इसके लिए, दो केस बन रहे थे इसलिए हमने क्या कर दिया, मोड लगा दिया। डिवाइड बाय में क्या करना है, सिंपली R करना है, तो ये वाला R, तो ये वाला आंसर यहाँ पर आ गया। अब पावर फैक्टर की बात करी जाए तो क्या हो जाएगा, cos अल्फा इज इक्वल टू R/Z। Z की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, ये वाली इतनी बड़ी वैल्यू यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी। और I0 इज इक्वल टू E0/Z अगेन फॉर पीक वैल्यूज नॉट फॉर टाइम वैल्यूज। ओके, पीक वैल्यूज के लिए ही इसको हमेशा हमें यूज करना है। तो यहाँ पर ये कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पर बोल रहा है कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस कब होगा, जब हमारा XL इक्वल टू XC हो जाएगा, तभी हमारा रेजोनेंस यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर XL की वैल्यू L ओमेगा, XC की 1/C ओमेगा, दोनों को मिक्स किया, ओमेगा की वैल्यू कितनी आई 1/√LC, और सिंपली F की वैल्यू निकाली जाए तो 1/2π√LC। तो कंडीशन है किसके लिए, यहाँ पर है कंडीशन फॉर रेजोनेंस के लिए। तो ये कंप्लीट हुआ। अब बात कर ले बैंडविड्थ के बारे में, जो फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं इसकी कितनी बैंडविड्थ हो सकती है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, डेल ओमेगा इज इक्वल टू R/L होता है, सिंपल बेसिक फॉर्मूला R/L। नेक्स्ट है क्वालिटी फैक्टर, बहुत सिंपल टॉपिक है, डायरेक्ट उससे क्वेश्चन आते हैं। क्वालिटी फैक्टर की बात करी जाए तो क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला होता है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय में बैंडविड्थ। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कितनी थी 1/√LC डिवाइड बाय कितना करना है, बैंडविड्थ जो कि होती है R/L। आंसर निकालोगे 1/√L/C, याद रखना डायरेक्ट आंसर इस कॉन्सेप्ट को।
ट्रांसफार्मर की बात करी जाए तो क्या करना है, सिंपल सा फॉर्मूला, पोटेंशियल यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ प्राइमरी कॉइल अपॉन पोटेंशियल ऑफ सेकेंडरी कॉइल इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी। सिंपल सा फॉर्मूला याद किया, खत्म काम। अगर कोई लॉस ना हो रहे हो तो इसको भी याद रख सकते हो, ईपी आईपी इज इक्वल टू ईएस आईएस। ठीक है, अब ट्रांसफार्मर के दो टाइप होते हैं, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन। अगर स्टेप अप ट्रांसफार्मर की बात कर रहा है मतलब सेकेंडरी में उसके पास टर्न्स क्या है, ज़्यादा है एज कंपेयर टू प्राइमरी, यानी कि एस ऑफ सेकेंड इज ग्रेटर देन एन ऑफ प्राइमरी। तो यहाँ पर वोल्टेज इंक्रीजेज इन आउटपुट सप्लाई। तो अगर सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है तो यहाँ पर आउटपुट में क्या मिलेगा, हमें वोल्टेज इंक्रीज मिलेगा। और अगर स्टेप डाउन की बात कर रहे हैं तो एन प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होंगे, सेकेंडरी में कम होंगे, तो हमें आउटपुट में वोल्टेज थोड़ा सा कम मिलेगा। तो इस तरीके से हम स्टेप अप और ट्रांसफर और स्टेप डाउन ट्रांसफर को भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये तो हमारे सारे कॉन्सेप्ट थे। अब हमारे पास इसके न्यूमेरिकल जो पास्ट ईयर में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं 20 एंड 21 में, तो एक एक करके इनको सोल्व करके देखते हैं, होते हैं नहीं होते हमसे। What happens to the inductive reactance and the current in purely inductive circuit if the frequency is halved? ये बोल रहा है कि अगर इसने फ्रीक्वेंसी को आधा कर दिया, यहाँ पर ले लेते हैं फ्रीक्वेंसी ओमेगा बाई 2 कर दी, या फिर इस तरीके फ्रीक्वेंसी को इसने ओमेगा बाय एफ बाई 2 कर दिया, तो इसने बोला है कि क्या होगा इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड करंट के साथ। तो वो इंडक्टिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सएल, एक्सएल इज इक्वल टू होता है एल ओमेगा। अगर इसने यहाँ पर एक्सएल में ओमेगा ही आधी कर दी तो एल ओमेगा बाई 2 हो जाएगा, यानी कि मेरा इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या हो गया, आधा हो गया। और करंट होता है आई इज इक्वल टू ई बाय एक्सएल। तो एक्सएल यहाँ पर देखें तो ई बाय एक्सएल ही आधा हो गया, तो यहाँ पर एल ओमेगा बाई 2। इसका मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं मेरी एक्सएल आधी हो गई और करंट मेरी दुगनी हो गई। तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, बोथ इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड करंट विल डबल, नॉट इंडक्टिव रिएक्टेंस विल डबल एंड करंट विल हाल्व, उल्टा बोल दिया तो इसने। बोथ इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड करंट विल हाल्व, नो, इंडक्टिव रिएक्टेंस विल बी हाल्व एंड करंट विल बी डबल, यस, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो देखा कितना सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल सा फॉर्मूला याद हो, आंसर पुट किया, आंसर थ्योरेटिकल क्वेश्चन था देखा जाए तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हुआ था, मेन 2021 में पूछा गया मार्च सेशन में। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, इन सीरीज LCR रेजोनेंस सर्किट इफ यू चेंज द रेजिस्टेंस ओनली फ्रॉम लोअर टू हायर, रेजिस्टेंस को क्या कर रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है। तो पूछ रहा है कि बैंड विथ ऑफ रेजिस्टेंस सर्किट विल इंक्रीज। बैंड विथ का फॉर्मूला क्या सिखाया था अभी, डेल ओमेगा इज इक्वल टू सिंपली आर बाय एल। इसने बोला अगर रेजिस्टेंस बढ़ाया जाए तो बैंड विथ ऑफ रेजोनेंस सर्किट विल इंक्रीज, यस डेफिनेटली इंक्रीज, क्योंकि यहाँ पर ये प्रोपोर्शनल किससे है, आर के। तो आंसर तो हमारा यही हो गया देखा जाए तो इससे, क्योंकि एक सिंगल चॉइस करेक्ट ऑप्शन है, तो आंसर तो यही हमारा बन जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, फिर भी द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी विल इंक्रीज। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, 1/R√L/C। देखो ये तो इनवर्स में प्रोपोर्शनल टू आर है, तो आर बढ़ेगा तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। जब से ये क्या बोल रहा है, इंक्रीज कर जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। द क्वालिटी फैक्टर ऑफ विल इंक्रीज एंड द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी विल इंक्रीज। देखो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी मैंने उल्टा लिख दिया, आई थिंक रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होता है यहाँ पर 1/2π√LC, जो कि डिपेंड नहीं करता आर के ऊपर, उसको छोड़ ही देते हैं। क्वालिटी फैक्टर की बात करें तो इसका फॉर्मूला ये होता है, क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला, तो ये भी क्या करेगा, डिक्रीज ही करेगा, तो इसका इंक्रीज बोल दिया जो कि गलत हो जाएगा। एंड द क्वालिटी फैक्टर एंड द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी विल रिमेन्स कांस्टेंट, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर दिख गया हमें, ओनली हमारा ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट वाला बोल रहा है, एन AC सोर्स रेटेड 220 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज इज कनेक्टेड टू अ रजिस्टर, द टाइम टेकन बाय द सर्किट द करंट टू चेंज फ्रॉम इट्स मैक्सिमम टू RMS वैल्यू। अब हम जानते हैं कि यहाँ पर I का फॉर्मूला क्या होता है, I इज इक्वल टू हो जाता है I0 साइन ओमेगा टी, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है। अब इसने बोला कि करंट मैक्सिमम से कितनी पहुँच जाती है, RMS वैल्यू तक। तो RMS कितनी होती है, I0/√2, यही होती है। ये वैल्यू आएगी उस टाइम के, मैं बात बतानी वो टाइम कब होगा। तो I0 से I0 तो कैंसिल हो गया, तो साइन ओमेगा टी कितना आया मेरे पास यहाँ पर 1/√2। तो ओमेगा टी कितना हो गया, π/4, क्योंकि π/4 ही हमारा साइन कितना होता है, 1/√2 होता है। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आई, π/4 आ गई। अब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी हमें कितनी गिवन है, 50, यानी कि f की वैल्यू हमें यहाँ पर 50 ऑलरेडी गिवन है। तो हमें क्या करना है, सिंपली इसको 2πf में चेंज करना है, t इक्वल टू π/4 करना है। पाई ने पाई को यहाँ पर मार दिया, f की वैल्यू कितनी थी यहाँ पर 50, तो ये हो गया t इक्वल टू 1/4।
तो टी की वैल्यू कितनी है टोटल मेरे पास यहाँ पर 1/400 आ गई। अब इसको सोल्व करना है, पॉइंट लगाया 0, एक 0, एक और 0, एक 0, एक और 0, तो कितना आया लगभग ये 0.25 का आंसर आ जाएगा। अब मैं यहाँ पर पॉइंट हटाता हूँ तो मेरे पास 2.5 इंटू 10⁻³ सेकंड आता है, यानी कि 2.5 मिली सेकंड। तो चेंज करते हैं कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, 2.5 मिली सेकंड। ए इज द करेक्ट आंसर, 2.5 मिली सेकंड। तो यहाँ पर ए इज द बिल्कुल करेक्ट आंसर, ए करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर मैच हो गया। देखा आपने कितना सिंपल था, सिंपल यहाँ पर करंट मैच करंट है I=T से आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर RMS वैल्यू के इक्वल हो जाएगी। जिसको RMS की वैल्यू पता होगी यहाँ पुट करेगा और आंसर निकाल देगा। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। नेक्स्ट बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि इन अ सीरीज LCR सर्किट द इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी XL इज 10 ओम, कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC इज 4 ओम, द रेजिस्टेंस R इज 6 ओम, द पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट इज। अब जिसको पावर फैक्टर का फॉर्मूला आता होगा कि cos phi = R/Z, पुट करो आंसर निकालो। क्या करना है, cos phi = R की वैल्यू कितनी है 6, Z कितना हो जाएगा R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, तो हो गया काम अपना। तो 6 डिवाइड बाय में R² कितना 36, XL माइनस XC करना है तो XL = 10 - 4 किया तो 6 आया, तो ये भी 36 हो गया। तो यहाँ पर कितना बचा 6 डिवाइड बाय में 6√2, 6 से 6 कैंसिल हुआ, आंसर मेरा आया 1/√2। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। कितना आसान था ये वाला क्वेश्चन, आप खुद यहाँ पर देख सकते हो, JEE 2021 में इसको पूछा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, देख रहे हो कितना बेसिक फॉर्मूले से हम आंसर निकाल सकते हैं, ज़्यादा दिमाग लगाने की भी जरूरत आई थिंक नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर AC सर्किट दे रखा है, R इतना है, C इतना है, L इतना है। ओके, कनेक्टेड इन सीरीज द क्वालिटी फैक्टर ऑफ द सर्किट इज, Q फैक्टर निकालना है, इसका फॉर्मूला होता है 1/R√L/C, यही होता है, पीछे लिखवा रखा है। अब यहाँ पर फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी, सब कुछ दे रखा है। R की वैल्यू दे रखी है 100, डाल दी। L की वैल्यू कितनी है 80 मिली मतलब 10⁻³ डिवाइड बाय में यहाँ पर C कितना है 2 × 10⁻⁶। अब क्या करना है, इसको सोल्व करना है, 1/100 हो गया, अंदर कितना बचा 40 × 10⁻, यहाँ पर 3 बचा, कितना बार आएगा यहाँ पर देखो 1/100, यहाँ पर 200, 2 0 से 2 0 कैंसिल हुआ एंड फाइनल आंसर निकल के आ गया 2। तो सिंपल सोल्व करना था और आंसर को यहाँ पर मैच करना था, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन के अंदर में। JEE 2020 में पूछा गया, सितंबर में क्वेश्चन था ये वाला, देख सकते हो कितना आसान है ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है क्वेश्चन, लेकिन टफ नहीं है, समझ जाए तो आसानी से क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता है। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक इलिप्टिकल लूप हैविंग अ रेजिस्टेंस R ऑफ सेमी मेजर एक्सिस A एंड सेमी माइनर एक्सिस B प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड एज शोन इन द फिगर। इसको यहाँ पर इस वाली मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। If the loop is rotated about the x-axis with the angular frequency ओमेगा, लूप इस तरीके से रखा गया है, इसको इस एक्सिस के इससे यहाँ पर इसको क्या करा जा रहा है, इस तरह से रोटेट किया जा रहा है विथ एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा। द एवरेज पावर लॉस इन द लूप ड्यू टू जूल हीटिंग इज, एवरेज पावर लॉस इसमें निकालना है, कितना हो जाएगा वो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो एक चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है कि लूप को घुमाया जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं फ्लक्स चेंज हो रहा है। हम यहाँ पर फ्लक्स निकाल सकते हैं, फाई का फॉर्मूला कितना होता है यहाँ पर, फ्लक्स फाई = B.A होता है, मतलब कि BA cos ωt होता है। अब यहाँ पर मेरे पास फाई है तो मैं जानता हूँ कि E = क्या होता है, dφ/dt होता है। मुझे पावर निकालना है, मुझे एक चीज़ पता थी, यहाँ पर I = कितना होता है, E/R होता है, और R मुझे यहाँ पर गिवन है और मुझे पावर निकालना है, तो मैं I² R के फॉर्मूले से भी निकाल आसानी से सकता हूँ, है ना। तो यहाँ पर सिंपली दिमाग लगाते हैं, आई थिंक इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, V²/R से, V²/R। तो इतनी ज़रूरत हमें पड़ेगी नहीं लगाने की, इसको डायरेक्ट इसको हम कर सकते हैं, किससे, E निकालेंगे यहाँ से और P निकलेंगे यहाँ पर V²/R, और R हमें यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है। तो करना क्या है, सिंपली हमें यहाँ पर सबसे पहले E पर फोकस करना है। तो E कैसे निकालेंगे, dφ/dt से। तो कर लेते हैं यहाँ पर E = dφ/dt, यानी कि इसको करेंगे हम इंटीग्रेट, डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो ये हो जाएगा BA ओमेगा sin ωt, मैग्नीट्यूड वाइज लेके चल रहे हैं, BA ओमेगा sin ωt। अब यहाँ पर B तो हमें गिवन है, एरिया कितना हो जाएगा, तो ध्यान रखें कि इलिप्स का एरिया होता है ऑलवेज πAB, कितना πAB, पाई इंटू सेमी मेजर एक्सिस देन सेमी माइनर एक्सिस। तो सिंपली यहाँ पर πAB पुट किया, ओमेगा आया एंड sin ωt यहाँ पर आ गया।
अब क्या करना था, इस वैल्यू को हमें पुट करना था इसके अंदर, यानी कि p इज इक्वल टू होता है वी स्क्वायर बाय, जो कि यहाँ पर e गिवन है, तो क्या करेंगे बी स्क्वायर पाई स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर ओमेगा टी डिवाइड बाय में रेजिस्टेंस कितना गिवन है इसका, हमें यहाँ पर देखो ये आर गिवन है, रेजिस्टेंस कोइल का आर है, तो ये निकल के आ गई हमारे पास पावर। लेकिन इसने हमें एक चीज़ बोली है, क्या, फाइंड आउट द एवरेज पावर। ये कौन सी पावर है, इंस्टेंटेनियस, जो टाइम के साथ क्या हो रही है, यहाँ पर देखो टाइम के साथ ये चेंज हो रही है, हमें निकालनी है एवरेज पावर। तो क्या निकालना है यहाँ पर, पी एवरेज निकालना है। तो एक चीज़ हम जानते हैं कि साइन ओमेगा टी का ध्यान रखें, यहाँ पर साइन स्क्वायर ओमेगा टी जो यहाँ पर गिवन है, एवरेज ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज ऑलवेज 1/2। तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं पी एवरेज इक्वल टू बी स्क्वायर पाई स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाय 2r, यानी कि हमें साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज कितना लेना है, 1/2 लेना है। तो सिंपल यहाँ पर आंसर कौन सा मैच हो रहा है, आई थिंक सेकेंड वाला आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही मैच हो रहा है। तो क्वेश्चन देखने में लग सकता है टफ हो, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो आसानी से इसको सोल्व किया जा सकता है, जैसे कि यहाँ पर हमारा आंसर बिल्कुल मैच कर गया। तो आई होप कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा, उस चैप्टर की इंपॉर्टेंस भी समझ में आई होगी, क्योंकि बेसिक फॉर्मूला है, पुट किया, थोड़ा लॉजिक लगाया, आंसर आ गया। इसको छोड़े तो बाकी के सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट 0 लेवल के थे, इसमें हल्का सा लेवल थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया, बाकी थोड़ा सा EMI आता ना यहाँ पर फ्लक्स का, तो आसानी से इस क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। तो आई होप कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा और आपको उसको पढ़ना है अच्छे से। इस लेक्चर से क्वेश्चंस आते हैं और आसानी से बन भी जाते हैं, तो प्लीज़ इसको थोड़ा सा ध्यान देना इस चैप्टर के ऊपर। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।